Hi friends, a very good evening to all of you. Welcome back to ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की क्लास आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम आपका जो पेपर नंबर 1 है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लगाने वाले हैं। और क्या करेंगे, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन सभी को और डिटेल से भी जानते हुए, साथ साथ उनके बारे में फैक्ट्स जानते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास में बहुत मज़ा आपको आने वाला है। एक बार सभी लोग अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग अपना मॉक टेस्ट लगा पाए। आपको साथ साथ में आंसर करना होगा, ठीक है। मैं ऑब्जर्व करूंगी कौन सबसे ज़्यादा आंसर देगा और उसका नाम हम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो आपको साथ साथ सभी लोगों को आंसर भी करना है और बहुत अच्छे क्वेश्चन आज की वीडियो से आपको मिलने वाले हैं। ज़्यादातर वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, तो हम वही से शुरुआत करेंगे। आ जाइए सभी लोग, फिर शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। बहुत ही मज़ेदार आपकी क्लास आज की होने वाली। सो आर यू रेडी गाइज? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और मैंने आपको आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद तीनों के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जा पाए। अब आपने अगर वो क्लास ली है तो आप एकदम इसका सही जवाब दे पाएंगे। चलिए जल्दी से बता दीजिए मुझे कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं। मैंने इसको इसीलिए होल्ड पर रखा था कि आपका मॉक टेस्ट मैं तभी कराऊं जब आपके में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करा सकूं। तो लगभग अब मैं सभी सब्जेक्ट्स के सारे ही टॉपिक कवर कर चुकी हूँ, कुछ ही बाकी है, उनको भी हम एग्ज़ाम से पहले बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। ऑलराइट गाइस, तो सबने अगर पिछली क्लासेस नहीं ली है तो ज़रूर लीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ मैंने आपको उसमें क्लियर करने की कोशिश की है सभी चीज़ों को। तो चलिए बता दीजिए, अब सभी ने आंसर देख लिए होंगे, कौन सा ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों, जो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक है वो उनमें शामिल है प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल और बर्कले। ठीक है, ये सभी इनमें शामिल है। एक बार और देखते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ तो आपसे चारों के चारों ही पूछ लिए गए, वैसे आपसे एक नाम दे करके 4 ऑप्शन दिया करता था, लेकिन यहाँ पर आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन बना करके पूछ लिया। जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वही आंसर कर पाएगा। तो देखते हैं आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक के नाम क्या क्या है। प्लेटो, सुकरात, हीगल, कांट और बर्कले। ठीक है, इतनी बातें समझ में आपको आ जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा के रखना, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली सहवाक फिल्म थी। सहवाक का मतलब क्या होता है, कोई जानता है? सहवाक से क्या मतलब है? सहवाक का मतलब होता है बोलती हुई। ठीक है, कौन सी फिल्म भारत की पहली ऐसी थी कि जिसमें आवाज़ आई थी? इससे पहले तो क्या था, सिर्फ आपको चित्र ही दिखाई देते थे, आवाज़ नहीं आती थी। तो यहाँ पूछा गया है कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें सबसे पहले आवाज़ आई थी। ठीक है, सहवाक यानी बोलती हुई फिल्म, बोलने वाली फिल्म। तो चलिए बता दीजिए कौन बताएगा सही आंसर। ऑलराइट, बहुत अच्छा आपने आंसर किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जिसने भी आंसर किया आप लोगों का सही है। ऑप्शन नंबर बी, आलम आरा। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन है आपका, बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? आपको बताना है कि जो उपसंपदा संस्कार होता था वो कितने वर्षों में होता था। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों को एक बार देख लीजिए कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बात हो गई है उपसंपदा संस्कार की। क्या आप जानते हैं कि क्या होता है उपसंपदा संस्कार? अगर नहीं जानते चलिए मैं आपको बताती हूँ। गाइस, क्या होता है कि बौद्धकालीन शिक्षा जब शुरुआत होती है, ठीक है, जब बौद्धकालीन शिक्षा की शुरुआत होती है और बच्चे जब अपने गुरु के गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो तब एक संस्कार होता है जिसका नाम है परवैजा संस्कार। ठीक है, परवैजा संस्कार। अब
कब होता है कि जब हम एडमिशन लेते हैं, ठीक है, जब छोटा बच्चा एडमिशन लेते हैं तो तब कौन सा होता है, परवजय संस्कार। और जब शिक्षा की समाप्ति होती है यानी उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, ठीक है, पूरा जितना उनको पढ़ना होता है उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद कराया जाता है 12 वर्ष में उपसंपदा संस्कार, ठीक है, 12 वर्ष में उपसंपदा संस्कार कराया जाता है। और प्रवज्य संस्कार की उम्र अगर पूछी जाए तो वह होती है 8 वर्ष। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें आंसर करना होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए कि उपसंपदा संस्कार की कितने वर्ष की उम्र होती है तो वह 12 वर्ष है, प्रवज्य के लिए 8, लेकिन यहाँ पर दोनों की मिला करके 12 और 8 कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। आपके एग्जाम में पूछा गया, आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता चल गया क्वेश्चन से 2 चीज़ें आपको पता चली, प्रवज्य संस्कार 8 वर्ष की उम्र में, फिर उपसंपदा संस्कार जब शिक्षा की समाप्ति होती है यह 12 वर्ष में होता है। और इन दोनों को अगर जोड़ दे, 12 वर्ष उपसंपदा संस्कार के और 8 वर्ष प्रवज्य के, तो कितने हो जाते हैं, 20 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप सभी को। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है, यह विचार किसका है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। और हाल फिलहाल में मैं अभी आपके लिए यही क्लासेस लेकर के आ रही हूँ कि जिनमें मैं जो भारतीय विचारक हुए हैं उनकी ही क्लासेस ले रही हूँ, जैसे महात्मा गांधी जी हुए, रविंद्रनाथ टैगोर जी हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए। तो इनका अलग अलग, इनके बारे में एक एक कर मैं सभी के बारे में आपको बता रही हूँ। अभी आपके 2 कंप्लीट हो चुकी है जिनमें मैंने आपको बताया रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इनके बारे में, और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो चलिए, अब आपने अगर ये दोनों क्लास देखे है तो उसका आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। अब देखिए आप कितनी बेनिफिशियल आपके लिए कॉन्सेप्ट वाली क्लास होती है, क्योंकि रटने से कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे। तो शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है, यह विचार किसका है, यह है स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है, किसका है, स्वामी विवेकानंद जी का यह विचार है। आपको जब मैंने क्लास ली थी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में परसों, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था, ठीक है। तो एक एक चीज़ आपके लिए जितनी भी महत्वपूर्ण होती है वही मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट वाली क्लास में लेके आती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं होता उनमें, सिर्फ वही चीज़ें जो लगता है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वही मैं आपको पहले करवा रही हूँ हम। तो आपके लिए पूरी, आप कह सकते हैं कि अगर आप वे सभी क्लासेस ले लेते हैं तो आपका मोटा मोटा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है, और आप बहुत अच्छे स्कोर भी कर पाएंगे अगर आप उनसे अलग भी कुछ नहीं पढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, और उनके नोट्स भी मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड कर ही रही हूँ। हालांकि आपका कुछ ही दिनों में, एग्ज़ाम से पहले 10 दिन में लगभग आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। चलिए बता दीजिए, दूरस्थ शिक्षा के बारे में तो मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया हुआ है। ऑप्शन ए, इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है। क्या ऐसा है? हाँ, ये तो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है कि कौन सा नहीं आता है, ठीक है, नहीं का ध्यान आपको रखना है कि इनमें से कौन सा नहीं आता है। इस तरीके से आपको आंसर करना होगा। तो ये तो आता है, इसका मतलब ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। अगला है, इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है। हाँ, हो सकता है, तो ये भी इसका मतलब इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। तो फिर कौन सा है? इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है। हाँ, ये भी हो सकता है, ये दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है, लेकिन हमें ढूंढना है जो नहीं आता। तो और ध्यान से पढ़िए, इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। ये इसके अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसमें ना तो स्थान का और ना ही समय का महत्व होता है दूरस्थ शिक्षा में, ठीक है। ये तो कहीं भी बैठ कर के आप ले सकते हैं, ठीक है, अपने ही स्थान पर सीखते हैं, संचार माध्यम का प्रयोग करते हैं, और कक्षा के वातावरण में आपको शिक्षा नहीं मिलती, कक्षा के वातावरण से बाहर शिक्षा दी जाती है। तो इसमें समय और स्थान का कोई भी आप कह सकते हैं महत्व नहीं होता, इसीलिए यही वाला पॉइंट इसके अंदर नहीं आता। ये आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने की कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया। बता दीजिए आप सभी लोग, कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया गांधी जी ने। तो देखते हैं कौन सबसे सही इसका आंसर कर पाएगा। गांधी जी के बारे में मैंने आपको अभी नहीं बताया है, आपकी कल क्लास होगी, ठीक है। जो कल क्लास होगी उसमें हम गांधी जी के बारे में सब चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि यह भी एक भारतीय विचारक हुए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनके टॉपिक से बनते हैं, उन सभी को हम कल की क्लास में कवर करेंगे। आज क्वेश्चन जो आपके सामने है इसको भी डिटेल में ही जानेंगे। चलिए बताइए, गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण प्रणालियों पर बल दिया। गाइज इसका ऑप्शन होगा सही, अगर आप नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 4, ठीक है। 4 शिक्षण पद्धतियों पर गांधी जी ने बल दिया। अब कौन सी है वो 4 शिक्षण पद्धतियाँ, चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहली है सक्रिय होना, ठीक है। पहली शिक्षण पद्धति जिस पर इन्होंने बल दिया, सक्रिय होना। दूसरी निरीक्षण करें, ठीक है, निरीक्षण पर बल देना। और तीसरी है प्रयोग करके सीखना। और चौथी है अनुसंधान व स्व अध्याय करना, ठीक है। अनुसंधान व स्व अध्याय करना, ये चौथी हो जाती है। तो इन 4 शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया गांधी जी ने। इन चारों के बारे में डिटेल में भी हम जानेंगे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। तो कल की क्लास आप जरूर लीजिएगा, गांधी जी के जीवन के ऊपर ही आधारित होगी। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी। देखना, पुस्तकों के बारे में भी आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, और जितने भी हम ये क्लासेस ले रहे हैं ना भारतीय विचारक की, उनमें जितने भी पुस्तक उन्होंने लिखी है और महत्वपूर्ण है, वो भी हम साथ साथ कवर कर रहे हैं। तो चलिए बता दीजिए, अब प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यह लिखी गीजू भाई बधेका ने। बहुत अच्छा आंसर किया आपने, ठीक है, गीजू भाई बधेका ने। इनकी भी क्लास आपकी, आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट डे आपको देखने को मिलेगी, गांधी जी की क्लास होने के बाद। उसके बाद गीजू भाई बधेका जी के जीवन परिचय के बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम पेपर में, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं 2015 में, रिपीट होने के चांसेस पूरे हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निरीक्षण, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया। बता दीजिए किस शिक्षाविद ने बल दिया था इन सभी चीज़ों को अपनाने पर। तो वह दिया था डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी ने। तो यही इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, और हाँ, आपको पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको मॉर्निंग तक पीडीएफ मिल जाएगी आज की क्लास की। ऑलराइट, तो मॉर्निंग में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसको बस एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी कोई आपको प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को मालिक किसने कहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, 2015 2019 दोनों सालों में ये रिपीट हुआ है, और वेरी शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ आपको बहुविकल्प में पूछ लिया गया है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, कि पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है। तो वह कहा है फ्रोबेल महोदय ने। किसने? फ्रोबेल महोदय ने, ठीक है। और हाँ गाइस, आपसे टेलीग्राम में हर सुबह आपसे 3 से 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और उनके आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। वही क्वेश्चन आपसे टेलीग्राम ग्रुप में रोज पूछे जाते हैं, तो उनको बहुत ध्यान से किया कीजिए, ठीक है, और ज़रूर दिया कीजिए उनका आंसर। अगर गलत भी होता है तो फिर आप उसको सही कर लेते हैं, तो सही बात है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। वो आपके एक टेस्ट के समान ही आप कह सकते हैं, कि जितने भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वही मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको देती हूँ। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है। दोस्तों, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में जो पाठ्यक्रम होता है वह 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। कितने? 3 भागों में विभाजित है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न है,
भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था? यानी सबसे पहले जो जनसंख्या पर आधारित शिक्षा दी गई थी वह किस प्रदेश में दी गई थी, कौन से राज्य में दी गई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में या किस धारा के अंतर्गत किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये है और आपसे ये वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद इसमें किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, डैश मैंने यहाँ पर अभी छोड़ा है क्योंकि इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, कौन सा इसका सही आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है वह की गई है अनुच्छेद 45 में, संविधान के अनुच्छेद 45 में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा वेरी शॉर्ट में कि अनुच्छेद 45 में किसका वर्णन किया गया है, तब आप बताएंगे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा करने का। याद रख पाएंगे अब आप? आगे चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोग अपनी प्रैक्टिस देख पाए कि कितना उनको आता है, अपनी तैयारी को जांच पाए। ठीक है, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? तो चलिए बता देते हैं आपको कि यह विचार है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। जब हमने इनके जीवन परिचय के बारे में कल क्लास ली थी तब हमने इसके बारे में जाना था। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपसे पेपर में बन जाता है, तो यहाँ आपको देखने को भी मिल गया। ठीक है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जहाँ मैं आपको बोलती हूँ कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को ध्यान रखा कीजिए। अगला प्रश्न है, गीजूभाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन सी है? गीजूभाई बधेका जी के बारे में हम अभी जानने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी नेक्स्ट डे आपकी क्लास होगी इसके बारे में। पहले गांधी जी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद गीजूभाई बधेका जी की आपकी इनके जीवन परिचय की क्लास होगी। तो उसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जहाँ से आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी यहाँ क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए जान लेते हैं इन्होंने लिखी है पुस्तक। तो चलिए आंसर कीजिए, गीजूभाई बधेका के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ठीक है, हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, द प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, यह पुस्तक लिखी किसने? गीजूभाई बधेका जी ने। गाइज ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में गलत दिया गया है, मतलब इसका आंसर, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ में सही करके ही प्रोवाइड करूंगी। ऑलराइट, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। मॉडल पेपर में आपके बहुत सारे आंसर्स गलत दिए होते हैं, आप उनको आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस लोगे तो आप अपने आप उनमें सुधार कर लोगे। ठीक है, इसीलिए मैं उन पर ज़्यादा जोर देती हूँ। खाली मॉडल पेपर में आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन गलत मिलेंगे। तो आपको चलिए इन बाकी के बारे में भी जान लेते हैं जब यहाँ पर आ ही गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी। ठीक है, दास कैपिटल किसने लिखी? यह लिखी कार्ल मार्क्स के द्वारा। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यह लिखी महात्मा गांधी जी ने। ऑलराइट, तो आपको सभी का पता चल गया है। इनमें से गीजूभाई बधेका जी के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको ये क्लियर हो गया होगा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, इनमें से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो यह क्वेश्चन तो आपका जब से मैंने आपकी क्लासेस लेने शुरू की है तो बहुत बार रिपीट हो चुका है और 2019 में भी आपके एग्जाम पेपर में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। मानसिक विकास होगा या शारीरिक विकास होगा या सर्वांगीण विकास होगा या फिर सामाजिक विकास होगा? देखते हैं कौन सही आंसर कर पाएगा। बहुत अच्छे, आपने सभी ने बहुत सही इसका जवाब दिया, सर्वांगीण विकास। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण का मतलब क्या होता है कि सभी चीज़ों का, सर्वांगीण के अंदर मानसिक विकास भी आ गया, शारीरिक विकास भी आ गया, सामाजिक विकास भी आ गया, बौद्धिक विकास भी आ गया। तो सभी चीज़ों का विकास करना ही सर्वांगीण विकास कहलाता है और यही उद्देश्य होता है शिक्षा का। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास
किया जा सकता है कैसे? 4 ऑप्शन है, दंड देकर, बिल्कुल नहीं, पुस्तकों को पढ़ाकर, ऐसे भी नहीं, शिक्षकों द्वारा स्वयं अमल करके, हाँ बिल्कुल सही, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। महात्मा गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में कौन सा विषय होना आवश्यक है? तो बताइए इनमें से कौन सा विषय होना आवश्यक है महात्मा गांधी जी के अनुसार क्रियाशीलता के लिए? तो देखते हैं कौन सही आंसर कर पाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जब मैंने आपको बेसिक शिक्षा के बारे में बताया तब मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी वहाँ पर उस कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आपको दे दिया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने बल दिया है हस्तकला के विषय पर। ठीक है, हस्तकला विषय पर, तो इसका यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, 2-3 बार आपके एग्जाम पेपर में रिपीट हो चुका है, और मैंने कल ही या आज ही, हाँ आज ही मैंने आपकी क्लास में पूछा था निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में जो क्विज़ मैं आपको देती हूँ तो वहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो चलिए आंसर दीजिए फटाफट से। यहाँ मैं देखना चाहूँगी कि आप वहाँ पर सिर्फ तुक्के लगाते हैं या सही आंसर करते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादातर देखा जाए सभी लोगों ने वहाँ पर बिल्कुल सही आंसर किया था। और गाइस, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। सभी मटेरियल आपको एग्जाम रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑनलाइन शिक्षण DLED टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आंसर कीजिए आप सभी लोग, कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया, मैकाले। ठीक है, निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले ने। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम व विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती? कौन सी शिक्षा होती है ऐसी जिसमें इन सभी की ज़रूरत नहीं पड़ती? तो चलिए बताइए कौन सी शिक्षा इनमें ऐसी है जिसमें ना तो पाठ्यक्रम, ना ही विद्यालय की आवश्यकता होती और ना ही निश्चित समय की? तो उस शिक्षा को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है जिसमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। औपचारिक शिक्षा में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा में निश्चित समय होना चाहिए, पाठ्यक्रम भी पहले से ही निर्धारित होता है, विद्यालय की आवश्यकता भी होती है। लेकिन जब अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल एजुकेशन की अगर बात करें तो यह कहीं भी किसी से भी हम ग्रहण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो चलिए बता दीजिए, जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन सी है? इनमें से एक के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दास कैपिटल। ठीक है, ये तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। बाकी इन तीनों ऑप्शन में से आपको चुनाव करना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो जब सबसे पहले देखते हैं द रिपब्लिक, ऑप्शन है द रिपब्लिक। क्या ये पुस्तक जॉन ड्यूवी के द्वारा लिखी गई? बिल्कुल नहीं। क्यों? और किसने लिखी है फिर ये पुस्तक? यह लिखी है प्लेटो ने। ठीक है, द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ओके, और दास कैपिटल का मैंने आपको बता ही दिया है कि दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? यह लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। और सी मार्क, इसका हमको भी नहीं पता है। तो चलिए लास्ट ऑप्शन जो आपका बचता है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यही पुस्तक लिखी है जॉन ड्यूवी के द्वारा। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यह पुस्तक किसने लिखी? जॉन ड्यूवी के द्वारा लिखी गई। अब आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गया क्यों है? सो गाइज, ये आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करना है आपको, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।